Hello, good morning, students. How are you? Students, today we are going to start chapter number 9. 7 और 8 टॉपिक जो एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड था और इक्वालिब्रियम लेवल ऑफ इनकम से रिलेटेड था। एडीएस अप्रोच, एसएनआई अप्रोच हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये वो टॉपिक जो हमारी करंट सिचुएशन से भी रिलेटेड होता है, जो हम लोग मार्केट में ऑब्जर्व करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था एक लेसन के अंदर 6 के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कि इकोनॉमी का स्टेबल होना मतलब नो इन्फ्लेशन एंड नो डिफ्लेशन, कि ना तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो। इन्फ्लेशन कब आती है? जब एक्सेस डिमांड होती है। डिफ्लेशन मंदी कब आती है? जब डिमांड मार्केट में कम होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब होती है? जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो। ठीक है, तो वही टॉपिक हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, ये वो दो सिचुएशन होती हैं जो इकोनॉमी के अंदर इनस्टेबिलिटी लेके आती हैं। इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। और इसी को करेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है। बजटरी पॉलिसी, जिसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, एंड मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारे देश का सेंट्रल बैंक आरबीआई प्रिपेयर करता है, फ्रेम करता है, सो दैट देयर इज नो एक्सेस डिमांड एंड नो डेफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड एंड व्हाट इज एक्सेस डिमांड। पहला टॉपिक है मेरे पास डेफिशिएंट डिमांड, मतलब डिमांड में कमी, मांग में कमी क्या होती है, कब होती है और इसके रिजल्ट क्या आते हैं। ये 3 टॉपिक है मेरे पास आज। डेफिशिएंट डिमांड, इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन प्लान्ड एडी इज शॉर्ट ऑफ मतलब कम रह जाना, एस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द इकोनॉमी मतलब कि हम लोग एज ए कंज्यूमर, एज ए प्रोड्यूसर जो प्लान करते हैं एग्रीगेट डिमांड, मतलब कंजप्शन डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड, एडी, वो कम रह जाती है किसी प्लान एएस से, जो प्रोड्यूसर ने प्लान किया है। फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर ने प्लान किया है कि वो 100 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करेगा फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी आउटपुट की, मतलब जितना आउटपुट हो सकता है, अगर हम सभी रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करें, फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल अचीव करना चाहें, उतना प्रोड्यूसर ने प्लान किया है कि वो 100 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन करेगा, यानी कि एएस। ठीक है, अगर हमारी एडी इसकी इक्वल होती है, इसकी इक्वल 100 करोड़, तो इसे हम कहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। व्हेन प्लान्ड एडी इज इक्वल टू प्लान्ड एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, तो होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट हमारी डिमांड रह जाती है कम, 80 करोड़। तो 20 करोड़ का जो गैप है, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड, कि डिमांड शॉर्ट ऑफ, डिमांड कम रह गई फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करने के लिए, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट नहीं आएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। आपको याद होगा जब मैंने एडीएस अप्रोच करवाई थी, तो आपने देखा था उस टेबल के अंदर जो इक्विलिब्रियम लेवल आ रहा था वो 300 पे आ रहा था, या एक न्यूमेरिकल के अंदर मैंने 60 करवाया था आपको, और जो मैक्सिमम लेवल था वो 500 था, लेकिन इक्विलिब्रियम पहले आ गया 300 पे इनकम लेवल पे। तो उसमें मैंने आपको बताया था दिस इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि अभी रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हुए हैं। सिमिलरली यहां पर हमारी डिमांड कम रह जाती है, दिस इज कॉल्ड डेफिशिएंट डिमांड।
या इसे हम लोग डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। क्यों? क्योंकि ये गैप जो डिमांड कम रह गई है, ये गैप इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन लेके आएगा, मंदी लेके आएगा। वो कैसे लेके आएगा वो हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, इसके इफेक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो रिजल्ट आते हैं उसमें बताऊंगा आपको मैं, ठीक है ना। अब इसको हम समझते हैं डेफिशिएंट डिमांड मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये बड़ा डायग्राम है आपके सामने, ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व। यहां तक एग्रीगेट सप्लाई कर्व है परफेक्टली इलास्टिक, मतलब हम लोग यहां तक देश की सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। ये फुल एम्प्लॉयमेंट पॉइंट है। इसके बाद मैंने एएस को कर दिया है परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक मींस नाउ सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। अब सप्लाई बढ़ नहीं सकती, क्यों? रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड। आपको याद होगा मैंने एजम्पशन लिखवाई थी आपको, शॉर्ट पीरियड एनालिसिस, मतलब टेक्निक चेंज नहीं हो सकती एंड आउटपुट कैन बी इंक्रीज ओनली बाय इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, लेबर, वो हमारे पास ऑलरेडी फुली यूटिलाइज है। तो इसके बाद हो जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक। बेटा आपकी बुक में मिलेगा आपको ऐसे, ऐसे मिलेगा, ये ऐसे करो, ठीक है। एक्चुअल में होता है ऐसे, जो प्रोफेसर जेएम केज हैं उनका सप्लाई करो ऐसे होता है, आपने ऐसे ही बनाना है। ये है हमारी एग्रीगेट डिमांड, एडीएफ लिखा है इसको मैंने। ये वो एग्रीगेट डिमांड है जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि 100 करोड़ अगर एग्रीगेट सप्लाई है, इतनी ही डिमांड हो जाती है, तो ये डिमांड कौन सी है? फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड, जिसे हम लोग इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं, ठीक है ना। ये चाहिए, बट हमारी डिमांड रह जाती है ये एडीयू, डिमांड कम रहेगी। कितनी कम रह जाती है? देखो ध्यान से, फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए डिमांड चाहिए बेटा ईवाई, जो एडीएफ है वो है रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एडीयू एक्चुअल एडी, ये हमारी एक्चुअल एडी है एट अंडर एम्प्लॉयमेंट। इनका जो गैप बनेगा एडीएफ माइनस एडीयू, ईवाई, ये है हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, ईवाई। और एफ वाई क्या है? करंट, जो एक्चुअल में है। इन दोनों का जो गैप ईएफ जो बनेगा दैट इज डेफिशिएंट डिमांड, जिसे हम लोग डिफ्लेशनरी गैप भी कह सकते हैं। क्लियर? ये है इसकी मेजरमेंट। ये यहां पे 3 नंबर का क्वेश्चन खत्म हो जाता है। व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सप्लेन इट्स मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। फिर डायग्राम से इसको कैसे मेजर करें? 1 मार्क्स का डायग्राम, 1 मार्क्स का ये आपने जो थ्योरी लिखी है और 1 मार्क्स की डेफिनेशन है इसकी। क्लियर स्टूडेंट्स? ये ध्यान से करना है। इस डेफिनेशन में कोई भी पॉइंट रहना नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्लान वर्ड लिखना है आपने, फुल एम्प्लॉयमेंट वर्ड लिखना है, अदरवाइज डेफिनेशन गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आता है इसके कॉजेस क्या है। क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड, व्हाट आर इट्स कॉजेस। तो बेटा आपको पता है एडी इक्वल टू क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी फॉर प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई फॉर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स इंपोर्ट, एम इंपोर्ट। तो अगर एडी इनका सम टोटल है तो यही इसके कॉजेज हैं। मतलब सी, अगर सी का लेवल कम हो जाता है तो एडी कम, आई का लेवल कम हो जाता है तो भी एडी कम, जी का लेवल कम होता है तो भी एडी कम। तो ये इसकी कॉजेज कैसे लिखोगे? पहला कॉजेज रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रिडक्शन या डिक्रीज इन। देयर मे बी रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर ड्यू टू लो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मतलब हमारा सी का लेवल गिर सकता है,
हमारी एमपीसी कम हो सकती है। देखो अभी देश में लॉकडाउन चल रहा है, पहले भी हुआ, तो लोगों का लेवल ऑफ इनकम मतलब नहीं रहा, लोगों की नौकरियां चली गई, तो जो उनके पास ऑलरेडी सेविंग इनकम थी तो उनको फ्यूचर अपना इनसिक्योर दिख रहा है। तो इस कारण से लोगों ने अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो कम कर दी है, सेविंग पे जोर ज्यादा है। तो आप देख रहे हो, ऑब्जर्व करिए कि मार्केट में आपको नजर आएगा कोई शॉपकीपर है, बिजनेसमैन है, ये कहेगा कि उसकी जो सेल है वो काफी कम हो गई है, कारण कंजप्शन कम हो गया है। नंबर 2, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट आपको पता है क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स। और ये बिजनेसमैन कब करता है, जब उसको मार्केट के अंदर प्रॉफिट नजर आता है, इनकम नजर आती है। अगर उसको लगता है कि देयर में भी जो आपने पढ़ा हुआ है +1 के अंदर, एक होता था बेरिश, एक होता था ब्यूलिश एक्सपेक्टेशन। अब कौन सी चल रही है, बेरिश, मतलब लो बिजनेस एक्सपेक्टेशन मींस लो प्रॉफिट, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो सकता है, एडी का लेवल गिरेगा। जी, देयर मे बी रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बिकॉज ऑफ हाई फिजिकल डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट का बजट घाटा ज्यादा है और गवर्नमेंट की इनकम सोर्सेज कम हो रहे हैं, टैक्स कलेक्शन नहीं आ रही है, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर में जो पब्लिक वेलफेयर पे करती है उसमें कमी कर देगी, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होने का मतलब एडी का लेवल भी कम हो जाएगा। देयर मे बी रिडक्शन इन एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री, क्योंकि एक्सपोर्ट से देश की डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ती है। अगर किसी कारणवश हमारे प्रोडक्ट के जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं मार्केट के अंदर वो ज्यादा हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, या हमारे गुड्स की प्रोडक्ट की क्वालिटी लो है तो एक्सपोर्ट कम हो सकते हैं, एंड ड्यू टू फॉल इन एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री लेवल ऑफ एडी आल्सो फॉल्स। एम, ये माइनस, ये नेगेटिव कंपोनेंट है, तो जितना एम बढ़ेगा, एम इंक्रीज होगा, एडी का लेवल गिरेगा। तो क्या लिखोगे, देयर मे बी इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ द कंट्री ड्यू टू लो प्राइसेस ऑफ इंपोर्ट गुड्स, बेटर क्वालिटी ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, देयर मे बी राइज इन इंपोर्ट ऑफ द कंट्री। तो ये आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं 5 को, जी 6 भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है टैक्स। If government may have increased tax, इनकम टैक्स, मान लो गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देती है, और टैक्स इंक्रीज होने का मतलब पीपल्स की, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। और मेरी इनकम 4 लाख रुपए है, मैं 10,000 टैक्स पे करता हूं, अगर गवर्नमेंट टैक्स की रेट बढ़ा देती है, मुझे 20 या 50,000 टैक्स पे करना पड़ता है, तो जो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, खर्च करने योग्य आय है, टैक्स देने के बाद वो कम हो जाएगी, तो नेचुरल बात है मेरा कंजप्शन भी कम हो जाएगा, एडी का लेवल गिरेगा। राइट स्टूडेंट्स, दीज आर लास्ट पॉइंट। इफेक्ट यानी कॉन्सिक्वेंसेस। अगर डेफिशिएंट डिमांड इकोनॉमी के अंदर है तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे, क्या इसके इफेक्ट पड़ेंगे, तो बड़ा ध्यान समझने वाली बात है बेटा। अभी आप लोग ऑब्जर्व करो मार्केट के अंदर, अपने आस पास पूरी न्यूज़पेपर को या टीवी चैनल्स न्यूज देखिए, तो आई थिंक पहला पेज न्यूज़पेपर का देखते ही आपको इस लॉकडाउन के इफेक्ट नजर आएंगे। लॉकडाउन मतलब इस लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी की डिमांड कम हो गई है, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, तो हर पेज पे आपको नजर आएगा उस कंपनी ने, इस कंपनी ने अपने 100 एम्प्लॉयज को बाहर का रास्ता दिखाया, हटा दिया, 200 एम्प्लॉयज हट गए, वगैरह वगैरह हैं। प्रोडक्ट के गाड़ियां सस्ती बिक रही हैं,
घर सस्ते बिक रहे हैं, मतलब हर चीज के प्राइसेस कम हो गए हैं। डिमांड ना होने की वजह से फर्मों में लॉकडाउन हो गया है, लॉक कर दिया है, ताला लगा दिया है, प्रोडक्शन आउटपुट कम हो गए हैं। तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। इसको लिखते हैं हम लोग सिस्टमेटिकली। कैसे लिखेंगे? व्हेन एडी इज शॉर्ट ऑफ एएस देन प्रोड्यूसर वुड हैव टू मेंटेन अनवांटेड स्टॉक। मींस व्हेन एडी इज शॉर्ट ऑफ एएस then some output remain unsold, then producer would have to maintain unwanted stock. प्रोड्यूसर के पास अनवांटेड स्टॉक मेंटेन हो रहा है, बढ़ रहा है। टू क्लियर दिस अनवांटेड स्टॉक प्रोड्यूसर प्लान टू रिड्यूस इन प्राइसेस, प्राइसेस को रिड्यूस करेगा। एंड प्राइस रिड्यूसेस देन प्रॉफिट ऑल्सो फॉल्स, प्रॉफिट फॉल होना शुरू हो जाएगा। When profit of the producer decreases, then he would plan less investment for the following years. Next year उसका investment level क्या हो जाएगा? कम। Low investment means low output. Output कम हो जाएगा। On the other hand, when investment decreases, employment opportunities also decreases. Employment की opportunity कम हो जाएंगी। When employment decreases, then level of income also decreases. लोगों की इनकम कम होनी शुरू हो जाती है। When income decreases, then level of AD further decreases. AD और कम हो जाती है। AD को मैं और कम कर देता हूं। फिर इसका सर्कल चल पड़ेगा, फिर से वही इफेक्ट, AD और कम हो जाएगी। इक्वालिब्रियम तो आ रहा है। ये सारे कौन सी इक्वालिब्रियम है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्वालिब्रियम, क्योंकि एएस परफेक्टली इलास्टिक है। प्रोड्यूसर एएस को एडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता जाएगा, लेकिन लो लेवल पर। अब उसका प्रोडक्शन 100 करोड़ था, अगले साल 80 करोड़ होएगा, फिर डिमांड 60 करोड़ होगी, फिर वो 60 करोड़ का प्रोडक्शन करेगा, फिर डिमांड 40 होगी। वो एग्रीगेट सप्लाई को कम करता रहेगा, इक्वालिब्रियम तो आता रहेगा लो लेवल पर। तो जिसे कहते हैं इकोनॉमी विल बी कॉट इन लो लेवल ऑफ इक्वालिब्रियम ट्रैप, कि देश की इकोनॉमी लो लेवल ऑफ इक्वालिब्रियम तो आएगा, लेकिन हर बार लो लेवल पे इस ट्रैप में, जाल में फंस जाती है, इससे बाहर नहीं आ पाती। तो ये है इसके इफेक्ट। क्या इफेक्ट पड़े? प्राइस ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड, price of the product tends to fall. Output because of less profit, less investment, less output. Output falls. Employment because of less investment, there are less employment opportunities. Employment also decreases. ये पढ़ते हैं इसके इफेक्ट। प्लीज स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखना, डायग्राम को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है आपने। ठीक है बेटा, एक एक पॉइंट को ध्यान से क्लियर करो। कोई भी डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, कॉल मी। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान से पढ़ना है। इसके रिलेटेड नोट्स हैं, ये आपने वीडियो शुरू के बनाने हैं, अदरवाइज मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। दोनों को मैच करके बढ़िया नोट्स बनाने हैं आपने। ओके स्टूडेंट्स।